हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं लाहौर के करीब एक गांव में पैदा हुई थी। माँ बाप गरीब थे। उन्होंने मेरी शादी एक करीबी गांव में निस्बतन बेहतर घराने में कर दी। मेरा खावंद एक छोटा दुकानदार था। ये मेरा नसीब के शादी के 2 साल बाद इसका कारोबार इतना तरक्की कर गया कि दौलत संभाले ना संभलती थी। मुझे और मेरे शौहर को खर्च करने का ढंग ना आता था। बस जो चीज अच्छी लगी फौरन खरीद ली, ये सोचे बगैर कि हमको इस चीज की जरूरत है भी या नहीं। यूं अक्सर खरीदारी बेकार जाती, चीजें सड़ जाती, लेकिन हमें एहसास ना होता। दुकान पर गई तो कपड़ों के अंबार के अंबार लगवा दिए। सूट पर सूट खरीदे जा रहे हैं। अगर किलो गोश्त की जरूरत है तो आधा बकरा तलवा कर ले आए। उधर वो गोश्त लाते तो मैं नौकर से 4-5 मुर्गियां मंगवा लेती। गोश्त पक रहा है, पुलाव बना हुआ है, मगर मुर्गी का गोश्त आ गया तो चलो भाई इसको भी बनवा लो। थोड़ा सा खाया और अगले दिन बासी कहकर एक तरफ निकाल दिया। सर्दी का मौसम है, चाय पर चाय पी रहे हैं। एक बच्चे ने फरमाइश कर दी कि मुझे तो ठंडी बोतल पीना है। मियाँ साहिब ने ड्राइवर को दौड़ा दिया कि जाकर 3 कैरेट बोतलें ले आओ। अब सर्दी में कौन पिए। किसी के घर मिलने गए, उनके घर का नया फर्श देखा तो ख्याल आया कि वैसा हमारा भी होना चाहिए। अपना अच्छा भला फर्श उखड़वा कर उन जैसा बनवा लिया। गरज के खर्चा करने का कोई ढंग और ना सलीका। जब दौलत की रेल पेल हो जाए तो आदमी में तब्दीलियां आने लगती हैं। शौहर ने घर से बाहर औरतों से दोस्तियां बढ़ाना शुरू कर दी। अयाशियां मेरे शौहर का भी मशगला बन गई। एक बार एक होटल पर अचानक छापा पड़ा। 3 दर्जन मर्द और औरतें पकड़ी गईं और सजाएं भी मिली। खुशकिस्मती से मेरे शौहर इस रात होटल में न थे, वरना वो भी पकड़े जाते। मगर मैं कहती हूँ कि बुरा हुआ जो ये बच निकले। दूसरों के साथ उन पर भी भारी जुर्माना होता। अखबारात में तस्वीरें लगती तो शायद दौलत का खुमार उतर जाता और वे आम आदमी की तरह शरीफाना जिंदगी गुजारते। फिर शायद मेरी जिंदगी भी सुकून से गुजरती। मैं शौहर को तो इस राय पर चलने से न रोक सकी, बल्कि खुद भी एक दूसरी तरह पर चल निकली। शौहर ने रफ्ता रफ्ता घर में मैं नोशी शुरू कर दी। दौलत आला सोसाइटी की तरफ ले गई तो औरत और मैं के बीच हिजाब को भला दिया। अब मुझे मजबूर करते कि मेरे साथ बैठकर पियो। मैं कहती ये हराम है, मैं नहीं पीऊंगी, तो जवाब देते कि अगर मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरी औरत को साथी बना लूंगा। एक दिन मुझे बहुत इसरार करके जबरदस्ती पिलाई, फिर तो उन्होंने वतीरा बना लिया। घर पर मैं नोशी करते, मुझे साथ बिठा लेते, उठ पिटन बातें शुरू कर देते और साथ में नोशी पर मजबूर करते। कहा ना मानती तो दूसरी औरतों के पास जाने की धमकियां देते। अब मैं उनकी हरकतों से बहुत ज्यादा गमजदा रहने लगी। मुझे देखकर कहते, क्यों गमजदा रहती हो? तुम्हारे पास तो गम गलत करने का चारा है। यूं मैं अपनी गमजदगी दूर करने को बार बार इस बुरी चीज को चखने लगी, यहाँ तक कि हिजाब टूट गया और मैं नोशी को आदत बना लिया। जब पीती तो फिर खूब खाती भी। इस तरह मेरे चेहरे पर सुर्खी रहने लगी और मैं सेहतमंद नजर आने के बाइस खूबसूरत भी दिखाई देने लगी। मानती हूँ कि मैं कमजोर किरदार की थी, वरना कोई अच्छी औरत होती तो ऐसा ना करती। आईना देखती तो समझती कि इस शय ने ही मेरी उम्र के निशानात मिटा दिए और मुझ पर जवानी के रंग बखेर दिए हैं। नहीं जानती थी कि यह तो एक जहर है जो मुझको अंदर से खोखला कर रहा है। अब कुछ गलत किस्म की औरतें भी हमारे घर आने लगी, जिनको मेरे शौहर मधु करते थे। वो काफी तेज तर्रार थी, मेरी तारीफें करती और मेरे साथ दोस्तियां बनाती। मैं न समझ सकी कि दरअसल वो मेरे खावंद में दिलचस्पी रखती है। एक दिन मैंने एक ऐसी ही बदनाम जमाना के साथ शौहर को अपने बेडरूम में देख लिया तो मुझे होश आया। ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सकी। घर में लड़ाई हुई। महल्लादारों और बड़े भाई के डर से फराज ने हथियार डाल दिए। गैर औरतों का आना जाना तो बंद हो गया, मगर उनके औबाश दोस्त फिर भी आते थे। एक रोज उनके एक दोस्त ने मुझसे हमदर्दी जतलाते हुए राजदारी से बताया कि फराज को हरगिज़ मत बताना। मैं आपके भले को ये राज बता रहा हूँ ताकि अंधेरे में ना रहूं। तुम्हारे खावंद ने एक और शादी कर ली है।
वो औरत है तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन अच्छी कबील से नहीं है। उन्होंने इसे बड़ा जेवर डाला है और कुछ अराजी भी लिख कर दी है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से गोया जमीन निकल गई। मैं जहां खड़ी थी वहीं ढह गई। जब रियाज ने मेरी यह हालत देखी तो तसल्ली को गले से लगाया। बोला कि हौसला रखो और हकीकत को बर्दाश्त करना सीखो। मैंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब झूठ तो नहीं बोल रहे? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो कहने लगा, अगर हिम्मत है तो तुमको उससे दिखा देता हूं। मैंने भी तजस्सुस के मारे कह दिया कि हाँ दिखा दो। इसने एक पता लिख कर दिया कि वहां अकेली मत जाना, अपने जेठ को साथ ले जाना। फराज इस औरत को अब इसी घर में ला बसाने की सोच रहा है जिसमें तुम रहती हो। कहता है कि मैं सुरैया को मिला लूंगा और दोनों को साथ रखूंगा। अगले दिन जेठ के घर गई और उनको तमाम अहवाल बताया। वो मेरे साथ चलने पर तैयार हो गए और मुझे मज़कूरा बंगले में ले गए। फराज तो वहां न थे, मगर वो औरत मौजूद थी। बनी ठनी नवीली दुल्हन हो जैसे, और नौकर चाकर भी थे। जेठ वहां 2-4 मिनट रुके, फराज का पूछा और मुझे लेकर घर आ गए। उन्होंने तसल्ली दी और जब फराज आए तो उनको काफी बुरा भला कहा। उनके दबाव की वजह से फराज दूसरी बीवी को घर नहीं लाए, बल्कि अलहदा मकान में ही रखा। उन्हीं दिनों रियाज मेरा हमदर्द बन गया और रोज घर आने लगा। पहले तो मैं वाकई इसे अपना हमदर्द समझती रही, लेकिन फिर नोट किया कि वो तभी आता है जब फराज मौजूद नहीं होते। दरअसल वो मेरे टूटे हुए जख्मी दिल पर अपने प्यार भरे 2 बोलों से मरहम रखने का काम कर रहा था। लेकिन मुझे इसकी नीयत का शुरू में अंदाजा न हो सका और मैं उसकी गमगुसारी के जाल में ऐसे फंसती चली गई जैसे कोई बेबस चिंटी मकड़ी के जाल में फंसती है तो फिर निकल नहीं सकती। रियाज पहले मुझे भाभी कहा करता था, फिर मेरे नाम से पुकारने लगा। अगर मेरी तबीयत ठीक न होती तो कहता, चलिए आपको डॉक्टर के पास ले जावे। फराज को तो अपनी दूसरी बीवी से ही फुर्सत नहीं और अब है कि इसके इंतजार में घुलती रहती है। मैं तो उसे ही अपना हमदर्द, मोहसिन और गमगुसार समझती थी। मालूम न था कि इसके दिल में मेरे लिए पाकीज़ा जज्बात नहीं है। अब वो तन्हा नहीं आता था, इसके साथ इसकी एक दोस्त लड़की भी आने लगी जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना भी मुझसे गमगुसारी करती। इसका कहना था कि वो मेरी सौतन के पड़ोस में रहती है। इस तरह वो मेरे शौहर के दूसरी बीवी के पास आने जाने, उनकी सैर व तफरी हत्ता के शॉपिंग तक की खबर रखती थी। वो ये सारी बातें मुझे आकर बताती और मैं मारे तजस्सुस के सुनती। इसकी खातिर मदद करती और चाहती थी वो हर रोज मेरे पास आए और ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे। रुखसाना के बहाने रियाज भी इसके साथ आता। दोनों मुझे घुमाने फिराने ले जाते। हम तीनों एक साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे जैसे एक जान और 3 कालिब हों। रुखसाना ने सौतन की खबरें दे देकर मेरी कमजोरी से फायदा उठाया और मेरे घर में घुस आई। इस तरह रियाज और रुखसाना को मेरे घर में एक महफूज ऐशगाह मुयस्सर आ गई। मुझे इन दोनों के एक साथ वक्त गुजारने पर एतराज न था। मैं तो उनकी खातिर मदद करते ना थकती थी। एक दिन रियाज अकेला आया। वो बहुत उदास था और रो रहा था। मुझसे अपने हमदर्द का इस तरह रोना देखा ना गया। पूछा कि क्या हुआ है। इसने बताया कि वालिदैन को इसके और रुखसाना के ताल्लुक का इल्म हो गया। उन्होंने रुखसाना के घर जाकर उसकी बेइज्जती की है, जिस पर उसके वालिदैन ने अपनी लड़की पर पाबंदी लगा दी है, बल्कि वो इसकी किसी और जगह शादी कर रहे हैं। तुम तो इस दर्द से बखूबी वाकिफ हो सुरैया। ये जुदाई और फिराक का दर्द कैसा जानलेवा होता है। कल तुम्हारी जान पर बनी थी तो मैंने तुम्हें सहारा दिया था और आज मेरी जान पर बनी है। बोलो, क्या तुम मुझे सहारा दोगी? मैंने इसकी बात का मतलब समझे बगैर कह दिया कि हाँ, अगर आपने आले वक्त मुझे सहारा दिया और संभाला था तो मैं भी आपको सहारा दूंगी। मेरा ये कहना था कि वो शख्स तो मेरे गिले का हार हो गया। इससे मेरे शौहर के घर आने जाने और मामूलात का इल्म रहता था, सो वो इसी वक्त आकर विराजमान हो जाता जब फराज किसी और जगह ऐश में मसरूफ होते थे। बिलाखिर वो मुझे घेरने में कामयाब हो गया, मजलूम बनकर, दोस्त और गमगुसार बनकर। इसने मेरी तन्हा रूह की तन्हाई के दर्द को समेटने की खातिर ये सारा खेल खेला था।
इसके बाद में बाकायदगी के साथ इसके हमरा बाहर जाने, सैर व तफरी में वक्त गुजारने लगी और इस चालाक मकड़ी के गलीज जाले में फंस कर रह गई। जल्द ही रियाज के वालिदैन को हम पर शुबा हो गया। इसके एक करीबी रिश्तेदार ने कई बार हमें गाड़ी में एक साथ बाहर घूमते फिरते देख लिया। उन्होंने रियाज की शादी इसकी कजिन से करा दी। इसकी शादी हो गई, मगर हमारी मजलिसें फिर भी इसी तरह जमती रही। इसकी बीवी बड़ी मासूम व नौखेज और खूबसूरत थी, मगर रियाज को तो चोरी का चस्का पड़ चुका था, और जिसको हराम शय में राहत मिले फिर इसे हलाल चीज अच्छी नहीं लगती। अब मैं भी खुद को बनाकर दिल बहलाती। शौहर के गम और उसकी बेइतनाई को पसपुश्त डाल दिया था और अपनी महरूमी का इलाज रियाज की कुर्बत में तलाश कर लिया था। रियाज के वालिदैन और उसकी बीवी ने इसे मेरे घर से रोकने की बहुत कोशिश की। इसके घर में लड़ाई झगड़े हुए, बाप बेटे की तल्ख कलामी भी हुई। आखिर इसके बूढ़े माँ बाप ने हथियार डाल दिए। बीवी ने भी इस महरूमी से समझौता कर लिया, मगर मैं न कर सकी। अब अगर रियाज ना आता तो मुझे लगता कि मैं बगैर बादबान के ना हूँ। अब अगर मेरा शौहर कभी मुझसे चाहत की बात करता तो मुझे इससे नफरत महसूस होती और मैं उससे दूरी में ही सुकून महसूस करती थी। दरअसल में शौहर की अयाशियों के बाइस इससे नफरत करने लगी थी और उसका इंतकाम फराज से नहीं बल्कि खुद से ले रही थी। मेरी सौतन जब तक साहिब औलाद न हुई थी मुझे इससे खौफ नहीं था, लेकिन अब खौफ रहने लगा कि अगर वो साहिब औलाद हो गई तो मेरे शौहर की जायदाद में कुल्ली तौर पर शरीक हो जाएगी। मैंने खुद को इस वजह से भी रियाज के कदमों में डाल दिया कि वो किसी तरह मेरे शौहर को उसकी दूसरी बीवी से बदजन करके रुखसाना को तलाक करा दे। इसने ऐसा करने का कई बार अहद किया, मगर ये अहद वो ईफा ना कर सका। मैंने सौतन के बारे बड़ी गलीज बातें मशहूर कराई, मगर नाकामी हुई। आखिर में ही अपने शौहर की नजरों में गिर गई। इसका तो मैं बाल भी बीका ना कर सकी। अब मुझे रियाज पर भी रह रहकर गुस्सा आता था कि उसने मुझे कैसा बेवकूफ बनाया और अपना उल्लू सीधा करता रहा। फराज से मैंने मुसलसल बेइतनाई जो इख्तियार कर ली तो तमाम तर नुकसान मेरा हो गया। ये सब रियाज की वजह से हुआ था, लिहाजा जी चाहता इससे इंतकाम लो। इंतकाम किया ले सकती थी, फिर मैंने उसे भी गुमराही के अंधेरों में गिराकर उसके सारे खानदान से गोया इंतकाम लिया। मेरी नाकिस अक्ल ने यही मशवरा मुझे दिया कि उसने मेरी जिंदगी को बर्बादी से हमकिनार किया है तो मैं भी इसकी जिंदगी में अंधेरे भर के रहूंगी ताकि ये भी सिक का सांस ना ले सके। रियाज पूरी तरह मेरी झूठी उल्फत में फंस चुका था। इसकी बेकसूर बीवी मेरी वजह से आग में जल रही थी और मैं खुद भी दोज़ख जैसी आग का ईंधन बनी हुई थी। हम दोनों ने 4 बार मासूम नफूस को दुनिया में आने से कब्ल फना किया। तभी कुदरत ने हमको बिलाखिर एक बहुत बड़ी सज़ा के लिए मुंतखब कर लिया, क्योंकि हम जानबूझकर अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे थे और दूसरों की जानों को भी हलाकत में डाले हुए थे। कहते हैं कि गुनाह का घड़ा जब भर जाता है तभी डूबता है। एक दिन फराज रात को घर ना आए, दूसरे और तीसरे दिन भी पता ना चला। चौथे दिन एक लाश मानसेहरा से चंद मील दूर मिली। अखबारों में नामालूम लाश की खबर छपी। औरों के साथ हम भी पहुंचे तो पता चला कि मेरे शौहर फराज की लाश थी, जिसे गोली मारकर हलाक किया गया था, मगर जाए वारदात पर खून नहीं गिरा था, जिसका मतलब यह था कि कत्ल किसी दूसरी जगह हुआ था और लाश दूसरी जगह लाकर फेंकी गई थी। तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने मकतूल की जिंदगी के मामूलात, इसकी 2 शादियों, मेरी और रुखसाना की हिस्ट्री, रियाज से मेरे ताल्लुकात, हर चीज बारे गवाहियां और शवाहिद इकट्ठे किए। गोया कोई चीज पोशीदा नहीं रही थी। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि फराज को मैंने जायदाद हथियाने के लिए रियाज के जरिए मरवाया है। हकीकत ये थी कि रियाज इस रात मेरे साथ था। इसके वालिदैन ने एतराफ़ किया कि वो इस रात घर में नहीं था, तो गोया गवाही ये थी वो अपने रकीब यानी मेरे शौहर को कत्ल कराने के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। अगर मैं इस भयानक रात इसकी अपने घर में मौजूदगी बताती तो अपने खिलाफ केस को और मजबूत बनाती, लिहाजा मैंने इस मामले में बिल्कुल चुप साध ली। रियाज को पुलिस ले गई, 7 दिन का रिमांड लिया। इसे थाने में इतना मारा गया कि वो खड़ा होने के काबिल ना रहा। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। रुखसाना बच गई क्योंकि वो अरसे से हमारी जिंदगी से निकल गई थी।
मैं रोती भी थी कि हम दोनों फराज के कत्ल के मामले में बेगुनाह हैं, मगर मेरा ज़मीर मलामत करता कि मैं अपने हाथों खुद अपनी कोख उजाड़ने की मुर्तकिब होती रही हूँ। ये भी तो कत्ल थे जो हमसे सरजद हुए थे। अदालत में कत्ल और साजिश कत्ल से इनकारी रही। कोई ऐनी शाहिद भी न था, लिहाजा सज़ा से तो बच गई, मगर ज़मीर की अदालत से उम्र भर सज़ा मिली और अपने बच्चों की नज़रों में भी जलील हुई। बेशक रियाज ने फराज को कत्ल नहीं किया, लेकिन मेरी जिंदगी की सब गुनाहों में वो मेरा साथी तो बना रहा। अब इसने मुझसे कत ताल्लुक़ कर लिया है, मगर उसकी बहुत बड़ी कीमत रुसवाई की सूरत में हमें अदा करना पड़े। इसने अपनी बीवी के कदम छूकर और माँ बाप के पैरों पर गिर कर मुआफ़ी ले ली। इसने मामूल की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, मगर मैं सोचती हूँ कि मेरा असल जुर्म क्या था, मेरे खावंद का जुर्म कितना था। रियाज और रुखसाना कितने कितने मुजरिम हैं, और हम में से बड़ा मुजरिम कौन था। मैं ये भी सोचती हूँ कि जुर्म खा जितना भी 7 पर्दों में किया जाए, एक ना एक दिन सामने आकर रहता है और सज़ा असल जुर्म के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।